ईटीवी भारत के इस खास कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी जी से। अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत हम करते हैं। दिवंगत अजीत जोगी जी के नहीं रहने से उन्हें जो तकलीफ़ हुआ है वो तो एक उनका पर्सनल मामला है, लेकिन पार्टी को कितना नुकसान हुआ आपको लगता है, और इसकी भरपाई करने के लिए क्या किया? कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि जोगी जी के निधन के बाद उनका साया हम लोगों से उठ गया है, हम लोग अनाथ हो गए हैं। तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि जोगी जी का यही मानना था कि जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ के गरीबों का, मज़दूरों का, माताओं का, बहनों का, नौजवानों का हाथ होता है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। और जोगी जी के जाने के बाद जो जोगी जी का एक अधूरा सपना था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ऐसा एक नारा दिया था, उस सपने को पूरा करना मेरे लिए केवल एक राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ये मेरे लिए पुत्र धर्म का निर्वहन है। और मेरा ये मानना है कि जोगी जी का अकेले मैं तो बेटा नहीं था, जितने भी हमारे प्रदेश के लोग हैं उनसे वो बेटा बेटी समान ही प्यार करते थे। तो ये हम सबका एक पुत्र पुत्री धर्म बनता है कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनाए, एक ऐसी पार्टी जो हर चीज़ के लिए दिल्ली ना जाए, स्वयं अपने फैसले यहीं छत्तीसगढ़ की धरती पर ले। और आपने देखा भी होगा कि उनके जाने के बाद अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए, हम लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार, हमारे पास तो ना राज्य में सरकार है ना केंद्र में सरकार है, पार्टी भी बहुत नई है, और अधिकांश जगह हम लोग पहली बार ही अपना सिंबल लेके उतरे। जब बसपा के साथ अलायंस हुआ था तो इन सीटों में अधिकांश जगह बसपा ही लड़ी थी। तो एक अवसर था अपनी बात लोगों के बीच रखने का, और मुझे खुशी है कि वीरगांव में 5 जगह हमारे पार्षद जीते और 5 अन्य जगह हम लोग बहुत कम वोटों से पराजित हुए, और वो भी मैं समझता हूँ धांधली के कारण है। एक एक घर में जहाँ 200 मतदाताओं को रजिस्टर कर दिया गया था, उसके बावजूद जनता ने समर्थन हम लोगों को दिया। जामुल में भी करीब 8 स्थानों में हम सेकंड रहे, 4 जगह हमने अपनी जीत दर्ज कराई। तो एक तीसरे मोर्चे की अब उपस्थिति तो हर चुनाव में लोगों को देखने को मिल रही है, और मुझे उम्मीद है कि अगर हम लोगों के बीच जाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो उनका विश्वास हमको ज़रूर मिलेगा। आपने ये भी कहा है ट्वीट करके कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये बिरगांव और जामुल को लेकर क्या किस तरीके से कार्य योजना बना रहे हैं आप कि अगला जो चुनाव हो उसमें थर्ड फ्रंट के रूप में आप लोग स्थायी यहाँ पर पूरे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे अन्य निकायों का चुनाव हो, उसमें उपस्थिति दर्ज करवा पाएँ? जी, 2021 था, कोरोना काल से हम लोग उभर ही रहे थे, बाहर कुछ निकले। तो अब कम से कम ये है कि प्रदेश के हर ब्लॉक में हमारी ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हो गया है। मैंने स्वयं सभी जिलाओं में जाकर जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठकें ली हैं, सम्मेलन किए हैं, और अब हम लोग ब्लॉक स्तर पर भी जा रहे हैं और ब्लॉक से बूथ की ओर बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, विशेषकर जब ये दिख रहा है कि प्रदेश का जो प्रमुख विपक्षी दल है वो इस मामले में बहुत कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहा है। ऐसे में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका हम लोगों को सदन के अंदर भी और सड़क पर भी निभाने का दायित्व हमारा बनता है, और उसको हम पूरा करेंगे।
एक बात कुछ लोग पार्टी के अंदर से भी ये बात निकली जब जोगी जी के बाद में पार्टी का थोड़ा विस्तार हुआ तो कि नेतृत्व क्षमता को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए थे आपके बारे में, खासकर क्या जवाब देना चाहेंगे उन्हें आप? देखिए, नेतृत्व हमारी पार्टी का, मैं खुद को नेतृत्व करता नहीं मानता हूँ। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझसे यही कहा था कि देखो, बीजेपी में या कांग्रेस में जो हाईकमान है वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली से सब निर्णय होते हैं, पर हम लोगों को एक ऐसी पार्टी बनानी है जिसका हाईकमान छत्तीसगढ़ की जनता ही रहे। तो जनता क्या चाहती है उनके अनुरूप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपनी एक कोशिश है कि यहाँ की राजनीति का एजेंडा जो है, जो ईश्वर की कृपा से जोगी जी चाहे सत्ता में रहे या नहीं रहे, पर प्रदेश की राजनीति का जो एजेंडा वो उन्होंने निर्धारित किया। और आगे भी मुझे लगता है कि जैसे अब शराबबंदी एक बहुत बड़ा हमारे लिए मुद्दा है। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल तक शराब बेचते कर रहे, वो कहाँ उनको चाउर वाले बाबा बोलते थे, वो दारू वाले बाबा बन गए। और श्री भूपेश बघेल जी, वो 3 साल में ही उनको लोग अब दारू वाले कका बोलने लगे हैं। तो दोनों की मिली भगत भी लगती है। कमेटी बनाई गई, उसमें बोलते हैं कि एक सदस्य होना चाहिए बीजेपी का, बीजेपी कोई नाम नहीं दे रही। ये क्या मानते हैं आप इसको कि एक कोई सकारात्मक पहल की जा रही है इस दिशा में, आपको लगता है? देखिए, मुझसे भी नाम मांगे गए, मैं नहीं जानता भाजपा ने दिए नहीं दिए, पर जो कांग्रेस का जन घोषणा पत्र था, जो उनके दिल्ली के नेता हैं, उन्होंने जो अपने हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रदेश में जितनी भी दारू की दुकानें चल रही उनमें ताला लगा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। ये नहीं कहा था कि हमारी सरकार आएगी, मदिरा प्रेमियों की हम चिंता करते हुए एक समिति का गठन करेंगे और वो विचार करेगा और वो फिर शराबबंदी लागू करेगा, ये सब तो नहीं कहा था। उन्होंने कहा था हम शराबबंदी लागू करेंगे। जनता ने उस बात पर विश्वास दिया, इसलिए उनको इतना भारी जनादेश मिला। एक बदलाव लाने का ये जनादेश था, एक ऐतिहासिक जनादेश था। पर मुझे लगता है कि 3 साल में ये सरकार बदलाव की जगह बदले की भावना से काम कर रही है। एक बहुत अच्छा अवसर था। आज जब मैं दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ, लोग आईटी की बात कर रहे हैं, फिनटेक की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ। हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा देख लीजिए या महाराष्ट्र देख लीजिए, इवन झारखंड या मध्य प्रदेश भी देख लीजिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, कितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी सरकार क्या कर रही है? छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, गुरवा, बारी, जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। केवल मुझे नहीं लगता कि गेड़ी पर चढ़ जाने से या सौंठा मारने से या भंवरा खेल देने से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बन जाएगा, छत्तीसगढ़ का जो स्वाभिमान है वो जाग उठेगा। अगर वास्तव में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनाना है, उसको सबसे बढ़िया बनाना है, तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारी धरती पर, हमारे जल पर, जंगल पर, ज़मीन पर, नौकरी पर, बिजली पर पहला अधिकार यहाँ के जो निवासी हैं उनका रहे। बड़े दुख की बात है कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हो जाती है। हमारे मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, 50-50 लाख उनको सहायता राशि दे आते हैं, और यहीं हमारे बस्तर में सिलगेर में 4 आदिवासियों पर गोली चलाई गई, 4 किसान मारे गए। ये पहला एक घटनाक्रम है जिसमें अभी तक न्यायिक जांच का गठन भी नहीं किया गया। मुआवजा देना तो दूर। जबकि ये सरकार तो ये मानती है, खुद को बताती है कि ये किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए बहुत काम कर रही है, और उन्हीं के ही दम पे ये कहा जा रहा है कि इनकी फिर से जीत होगी विधानसभा में, फिर से इनकी सरकार बनेगी। जिस गांव में स्वयं राहुल गांधी जी गए, मदनपुर की बात कर रहा हूँ, लेमरू की बात कर रहा हूँ,
वहाँ जाके आदिवासियों के बीच उन्होंने चौपाल लगाई और वादा किया कि हम यहाँ पर खदान नहीं खुलने देंगे। 3 दिन के भीतर जंगल का क्षेत्र 4000 वर्ग किलोमीटर से 450 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। और जहाँ मेरे पिताजी ने हसदे बांगो बांध बनवाया था, जहाँ से पूरे जांजगीर जिले को नहरों के माध्यम से पानी मिल रहा है, वहाँ पर 6 कोयला खदान खोलने की उन्होंने परमिशन भी दे दी। ये क्या हो रहा है? आदिवासियों के आज मैंने सुना नारायणपुर में, आमदई में, वहाँ लगभग 30 से 40 हज़ार आदिवासी इकट्ठे हो रहे हैं, जो वहाँ की खदान को बिना ग्राम सभा के, बिना किसी प्रक्रिया के निजी उद्योगपतियों को दे दिया गया। उसका वहाँ विरोध हो रहा है। नहीं, आप जिस तरीके से एग्रेसिव हैं कांग्रेस को लेकर, तो एक चर्चा ये भी चलती है कि देर सबेर हो सकता है आपकी पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाए। ये चर्चा का विषय रहता है, ऐसा कुछ होने वाला है क्या लगता है? जैसा कि मैंने कहा कि ये जो क्षेत्रीय सरकार जो हमें बनानी है छत्तीसगढ़ में, आपने थर्ड फ्रंट की बात कही, मैं थर्ड फ्रंट नहीं बनना चाहता। हम लोग छत्तीसगढ़ के फर्स्ट एंड ओनली फ्रंट बनना चाहते हैं, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब भी छत्तीसगढ़ की कोई भी बात आती है, चाहे पोलावरम बांध की बात हो, चाहे आमनेर में जो बांध बन रहा है उसकी बात हो, पावर शेयरिंग की बात हो, हर समय छत्तीसगढ़ के हितों के साथ तिरस्कार ही हुआ है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। तो ये क्षेत्रीय दल जहाँ जहाँ देखते, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश देखें जहाँ समाजवादी पार्टी है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो वहाँ पे भी एनसीपी, इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग बोलते हैं, चर्चा का विषय रहता है, परिवारवाद जो रहता है वो हावी रहता है। जो एक अध्यक्ष हैं उन्हीं के ही परिवार से दूसरा अध्यक्ष होगा, जो भी मुख्यमंत्री के लिए चेहरा होगा उन्हीं के घर से होगा। तो ये क्षेत्रीय दलों के साथ ऐसा कुछ है क्या लगता है आपको, या आपको भी कुछ लोग इसको लेकर बातचीत करते होंगे? मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली जनता नेता को परखती है, चुनती है। अगर उसमें कोई काबिलियत होगी तो जनता उसको मौका देगी, काबिलियत नहीं होगी, चाहे वो किसी का भी बेटा क्यों ना हो, मौका नहीं मिलेगा इसमें। ये आखिरी सवाल कह सकते हैं, 2022 में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में किस तरीके से आपकी कार्य योजना है, कैसा? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी जो गतिविधियां हैं पार्टी लेवल की वो अभी कम दिखाई दे रही, पूरे प्रदेश की बात करें तो अलग अलग मुद्दों को भी लेकर। आप देखेंगे कि हम लोग कोंटा से लेकर बलरामपुर तक सभी जगह अब अपना संगठन तैयार कर चुके हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों का अभी शायद एक स्ट्रेटेजिक निर्णय भी है कि अभी हमें खरगोश की चाल से नहीं, कछुए की चाल से चलना है, धीरे धीरे काम करना है, साइलेंटली हमें काम करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर हम लोग थोड़ा हाईलाइट हो जाते हैं, हमारे व्यक्ति हाईलाइट हो जाते हैं, तो उन पर तरह तरह के दबाव, प्रलोभन दिए जाते हैं। तो अब मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग जब कांग्रेस की सरकार बनी, इतना बड़ा उनको बहुमत मिला, तो बहुत सारे लोग वहाँ यहाँ से चल दिए। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, पर पार्टी का काम कहीं नहीं रुका है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अमित जोगी जी थे जो बेबाकी से अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय इन्होंने रखी है। इन्होंने एक चीज़ स्पष्ट तौर पर कहा है कि चाहे राज्य हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वहाँ विपक्ष की भी भूमिका जिस तरीके से होनी चाहिए, उस भूमिका को निभाने में राज्य में भी विपक्ष विफल रही है और केंद्र में भी विफल साबित हो रही है। ऐसे में अगर अवसर मिलता है कभी ममता बनर्जी जी के साथ देने का, तो वो उनके साथ ज़रूर जाएंगे और जो भी विकल्प रहेंगे उस पर बातचीत करने के बाद फैसला ज़रूर लेंगे। कैमरामैन मिथिलेश के साथ प्रवीण सिंह, ETV भारत, रायपुर।